Good morning, students. Today we will study the case of Britain. How did Britain become a nation state? Let's start. The course of events in Britain was totally different. जो अदर कंट्रीज़ के जो रेवोल्यूशन के प्रोसेस थे, जिसमें कि काफ़ी जो है हिंसात्मक घटनाएं घटी थी, वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन में जो 1688 में जो रेवोल्यूशन हुआ, जिसमें जो ऑटोक्रेटिक जो गवर्नमेंट थी, ऑटोक्रेटिक मोनार्कियल गवर्नमेंट से वह रिपब्लिक गवर्नमेंट में चेंज हुई, उसमें एक बूंद भी रक्त नहीं बहा। इसीलिए इसे ब्लडलेस रेवोल्यूशन एंड ग्लोरियस रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। Some scholars consider Great Britain a model of nation or the nation state. In Britain, the formation of nation state was the result of a long drawn out process. लंबे समय तक उसमें कोई एकाएक रेवोल्यूशन या वॉर नहीं हुआ नेशन स्टेट के निर्माण के लिए। ग्रेट ब्रिटेन में लंबे समय से जो संवैधानिक परिवर्तन होते रहा, उसी के फलस्वरूप हम देखेंगे ऑटोक्रेटिक जो मोनार्कियल रूल है उससे यह रिपब्लिक डेमोक्रेसी के रूप में चेंज हुआ। प्रायर टू द 18th सेंचुरी देयर वाज नो ब्रिटिश नेशन। 18th सेंचुरी में ब्रिटिश नेशन नहीं था। एक्चुअली वहाँ पर 3 जो है ये कंट्रीज थे एक ही आइलैंड पे, वह था इंग्लैंड, आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड। द एथनिक ग्रुप्स ऑफ ब्रिटेन हैड देयर ऑन कल्चरल एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशन। जो ब्रिटेन है, पहले इंग्लैंड था, वहाँ का वो अपना कल्चर और पॉलिटिकल ट्रेडिशन जो है वो अपना इंडिपेंडेंट था। ग्रेजुअली इंग्लिश नेशन स्टीडली ग्रू इन वेल्थ, importance and power. Along with this, it started extending its influence over the other nations of the island. Initially, the monarch and the monarchy were more powerful, but in 1688, after a long struggle, the English Parliament seized power from the monarchy. हम देखेंगे इंग्लिश नेशन जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड के द्वारा कॉलोनीज का निर्माण करके यह इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली स्ट्रेंथ को स्थापित कर लिया और उस आइलैंड में जो है सबसे पावरफुल और सबसे इकोनॉमिकली डेवलप कंट्री के रूप में वह जाना जाने लगा। उसका इन्फ्लुएंस जो है वह अदर कंट्रीज़ पर, उस आइलैंड के अदर कंट्रीज़ पर पड़ा। द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 देखो लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। 1707 ईस्वी में वहाँ पर जो है एक एक्ट ऑफ यूनियन पास हुआ, जिसमें इंग्लैंड अब यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन गया। आयरलैंड सफरिंग आ सिमिलर फेट। फर्स्टली स्कॉटलैंड, पहले कौन मिला? 1707 ईस्वी में स्कॉटलैंड इंग्लैंड में मिल गया, और उसके बाद आयरलैंड मिला। वाज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम इन 1801, और 1801 में जो है सैन्य शक्ति के बल पर 1801 ईस्वी में आयरलैंड को भी ग्रेट ब्रिटेन में मिला दिया गया। अ न्यू ब्रिटिश नेशन कैम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच इंग्लिश कल्चर वाज प्रीडोमिनेंट। एक जो है न्यू ब्रिटिश नेशन का निर्माण हुआ। क्यों? पहले इंग्लैंड ही था, और उसके बाद स्कॉटलैंड जुड़ा, फिर आयरलैंड को मिला लिया गया। इस प्रकार से इसका जो है जोग्राफिकल एंड एरिया वाइज जो है काफ़ी परिवर्तन हुआ। इसलिए एक न्यू जो है वह ब्रिटिश नेशन का निर्माण हुआ। दिस इंग्लिश कल्चर वाज प्रोपेगेटेड इन द इंटायर ब्रिटिश नेशन। जो इंग्लैंड का जो कल्चर था, जो लैंग्वेज था, वह पूरे ब्रिटिश नेशन में
उसी कल्चर लैंग्वेज को जो है लागू किया गया। द ओल्डर नेशंस कौन कौन से हो गए? आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड सर्वाइव्ड ओनली एज अ सबऑर्डिनेट पार्टनर्स इन दिस यूनियन एंड द सिंबल ऑफ न्यू ब्रिटेन। द ब्रिटिश फ्लैग, याद रखना ब्रिटिश फ्लैग को यूनियन जैक कहते हैं, यूनियन जैक। द नेशनल एंथम, जो इंग्लैंड का नेशनल एंथम था, गॉड सेव आवर नोबल किंग एंड द इंग्लिश लैंग्वेज वर एक्टिवली प्रमोटेड। कहाँ प्रमोट किया गया? जो ग्रेट ब्रिटेन बना या ब्रिटिश नेशन का निर्माण हुआ जिसमें स्कॉटलैंड और आयरलैंड थे। जबकि हम जानते हैं स्कॉटलैंड और आयरलैंड के अपने अलग कल्चर थे, उनके अपने लैंग्वेज थे, लेकिन उस पर डोमिनेंट इंग्लैंड का रहा। उसने अपने कल्चर, अपने जो है नेशनल फ्लैग, अपने नेशनल एंथम, अपने लैंग्वेज, इस सबको अदर टू कंट्री जो थे स्कॉटलैंड और आयरलैंड में भी, संपूर्ण स्कॉटलैंड और आयरलैंड में जो है फैलाने का प्रयास किया और वहाँ के जो कल्चर्स थे, लैंग्वेज थे, उसे रियूंड करने का, नष्ट करने का प्रयास किया। नाउ वी विल स्टडी अबाउट विजुअलाइजिंग द नेशन। नेशन के रूप में विजुअलाइज करना। देयर आर मेनी मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन पोर्ट्रेट बीइंग एन इफेक्टिव वन। नेशनलिस्ट फीलिंग को बढ़ाने के लिए अनेक जो है प्रयास किए गए थे, उसमें से एक पोर्ट्रेट इफेक्ट जो है एक प्रमुख इफेक्टिव जो है प्रयास था। बट द आर्टिस्ट फेसेस अ प्रॉब्लम, लेकिन आर्टिस्ट को यह प्रॉब्लम की समस्या, जो प्रॉब्लम उनके सामने थी कि वह जो पोर्ट्रेट बनाए, किसका? किंग का बनाए या फिर जो है किसी जो वहाँ के रेवोल्यूशनरीज हैं, लीडर्स हैं, उसका बनाए। However, the artist in 18th century and 19th century found a way out by personifying a nation। लेकिन आर्टिस्ट जो है पूरे नेशन को ही पर्सनोफाई करने का, एक पर्सन के रूप में दिखाने का प्रयास किया। इन सिंपल वर्ड्स दे रिप्रेजेंटेड अ कंट्री एज इफ इट वर अ नेशन। कंट्री को एक नेशन के रूप में, एक पर्सन का रूप देकर दिखाने का प्रयास किया और यह पर्सन फीमेल फिगर होती थी। नेशन वर देन पोर्ट्रेट एज फीमेल फिगर। द फीमेल फॉर्म दैट वाज chosen to personify the nation was not of any particular woman in real life। लेकिन वह जो विमन का जो वो पोर्ट्रेट बनाया जाता था, वह रियल लाइफ में कोई विमन नहीं होती थी, एक हेरोइक, एक गॉडेस के रूप में दिखाने का प्रयास होता था। In fact, it attempted to give the abstract idea of nation a concrete form। एक कॉन्क्रीट फॉर्म में, एक स्वरूप के रूप में जो है नेशन को दिखाने का प्रयास किया। दैट इज द फीमेल फिगर बिकेम एन एलेगरी ऑफ नेशन। उसके बाद से ही जो है ये एक फीमेल फिगर जो है वह नेशन के एक एलेगरी के रूप में प्रकट होने लगा। Different allegories have been used by artists at different times. For example, during French Revolution, artists used the female allegory to portray ideas such as liberty, justice and republic। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उस समय जो आर्टिस्ट है वे जो फिगर बनाते थे उसको, उसका मुख्य उद्देश्य था कि लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक को दर्शाए। दीज आइडियाज वर रिप्रेजेंटेड थ्रू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स और सिंबल्स। और यह आइडियाज जो है स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या सिंबल के द्वारा दिखाया जाता था। जैसे द एट्रीब्यूट्स ऑफ लिबर्टी या रेड कैप और द ब्रोकन चेन। जो लिबर्टी को दिखाना होता था उसके लिए रेड कैप या ब्रोकन चेन को दिखाते थे। चेन गुलामी का प्रतीक है, जब चेन को तोड़ा दिखाया तो स्वतंत्रता का, लिबर्टी का प्रतीक है। सिमिलरली जस्टिस इज जनरली पोर्ट्रेट एज अ ब्लाइंडफोल्डेड वीमन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेइंग स्केल। उसी प्रकार से
जब उन्हें दिखाना होता था जस्टिस को, तो एक विमन का फिगर जिसकी आंखों पर काली पट्टी होती थी और राइट हैंड में एक वेइंग स्केल होता था, इसके द्वारा दर्शाने का प्रयास किया जाता था। जो ब्लाइंड फोल्ड जो होता था, जो आंख पे काले कपड़े से ढके होते थे, यह प्रतीक था कि कानून अंधी है, उसे कुछ दिखाई ना देती, वह सिर्फ साक्ष्य पर ही फैसला सुनाती है। और स्केल था, तराजू, कि सबके लिए इक्वल है, दोनों बराबर हैं, इसका मतलब इक्वल है, जिसके फेवर में जितना ज़्यादा साक्ष्य होगा उसके फेवर में ही न्याय आएगी। द आर्टिस्ट had invented similar female allegories in 19th century to represent the nation। 19th सेंचुरी में भी इसी प्रकार का फिगर बनाया नेशनलिज्म को दिखाने, नेशन को दिखाने। द फ्रांस ही वाज गिवन अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम, और फ्रांस में उसे पॉपुलर क्रिश्चियन नाम दिया गया मैरीने। क्या नाम दिया गया? मैरीने। विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन। वह क्या देता था? पीपल के नेशन के आइडिया को वह दर्शाता था। हर कैरेक्टरिस्टिक्स, द रेड कैप, द ट्राई कलर, द कॉकेट वर ऑल ड्रॉन फ्रॉम दीज ऑफ द लिबर्टी एंड द रिपब्लिक। और इसी आइडियाज़ के द्वारा, इसी कैरेक्टरिस्टिक्स के द्वारा लिबर्टी और रिपब्लिक को दिखाने का प्रयास किया जाता था। इमेजेस ऑफ मैरीने वर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड मैप्स। कॉइन्स और मैप्स पर मैरीने को दिखाया गया। हर स्टेच्यूज वर इरेक्टेड इन पब्लिक प्लेसेस टू रिमाइंड द पब्लिक ऑफ द नेशन सिंबल ऑफ यूनिटी एंड परसुएड देम टू आइडेंटिफाई विद इट। और जिसे पब्लिक प्लेस में लगाया जाता था ताकि लोग उसे देखें और उसे आइडेंटिफाई करें। इट मीन्स वो अपने नेशन से रिलेटेड अपने आप को समझ सके। सिमिलरली जर्मीनिया बिकेम द एलेगरी ऑफ जर्मन इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन। जर्मीनिया वियर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स एज द जर्मन ओक स्टैंड फॉर हेरोइज्म। जो जर्मीनिया, जर्मनी की जो नेशन, जर्मनी के नेशन को दिखाने के लिए फीमेल एलेगरी का निर्माण किया, उसका नाम जर्मीनिया रखा। जर्मीनिया को एक ओक जो है लीव्स से उसके क्राउन को दिखाया गया, मुकुट को दिखाया गया ओक लीव्स का। और यह ओक लीव्स जो है यह हेरोइज्म का प्रतीक है। किसका है? हेरोइज्म का। ओके।